Today we are going to start with closed passage. मॉर्निंग में हमने पैराजंबल किया था. Now we are going to start with closed passage. Closed passage जानते हो क्या होता है? या closed test भी बोलते हैं उसको. Closed passage या closed test. थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? आइडिया है? नहीं? No. ओके. क्लोज पैसेज क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें एक पैराग्राफ लिखा रहता है और बीच बीच में ऐसे ब्लैंक होते हैं, इस टाइप से ब्लैंक रहते हैं. आया समझ में? तो 5 ब्लैंक्स आते हैं. मेंस के एग्जाम में तो 10 ब्लैंक्स आते हैं. 5 ब्लैंक्स में आपको भरना रहता है. जो यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं कि ए में 5 ऑप्शन दिए, उसमें से एक भरना रहेगा पहले वाले में, बी वाले में से 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से भरना रहेगा दूसरे वाले में. इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमको फिल करना रहता है. बट वो फिल करने से पहले बेसिक क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चंस को. वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं जो बता दूं. पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आता कैसा है, फिर हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे. तो अभी आपको मॉर्निंग में भेजा हुआ है मैंने कुछ पीडीएफ. मिला आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का? यस सर. यस सर. मिला है? और उसमें निकालो, सबसे लास्ट वाला निकालो. इंग्लिश मॉक टेस्ट लिखा है ना, सबसे लास्ट वाला इंग्लिश मॉक बेस्ड लिखा है. मिला? यस सर. हाँ सर. उसमें आप कौन से पेज पे हैं? हाँ, 96 to 105, क्वेश्चन नंबर 96 to 105, पेज 2 पे राइट हैंड साइड में दिखा आपको, जिसमें जिसमें पैराग्राफ लिखा है मार्केटिंग आल्सो 96 एंड एनवायरनमेंट. मिला? यस सर. मिला सबको? हाँ सर मिला. यस सर. तो 96 to 105 कितने क्वेश्चन हो गए? 10. तो ये 10 ब्लैंक्स हैं, जो 10 ब्लैंक को भरना है. ऑल 10 ब्लैंक्स हैव टू बी फिल्ड एज पर द, जो नीचे देखो आप 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 दिख रहा है आपको. तो इधर 103, 104, 105, पेज नंबर 103, 104 और पेज नंबर 3 पे दिया 105. और ये ऑप्शंस दिए हुए, जैसे 96 में ऑप्शन दिया है फॉस्टर्स, ग्रो, डेवलप्स, क्रिएट्स, सर्व. ये 5 ऑप्शन दिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको 96 में भरना है. समझ में आया आपको? जो लिखा है मार्केटिंग ऑल्सो डैश एंड एनवायरनमेंट, तो मार्केटिंग ऑल्सो fosters an environment, grow an environment, develops an environment, creates an environment या serve an environment. तो आपको इसमें ढूंढना है इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा. समझ में आया आपको क्या करना है? यस सर. ओके. लेकिन आप अगर एक भर दोगे ना तब कहानी समझ में नहीं आएगी. इसको भरने का तरीका ये होता है, मार्केटिंग से लेकर के सक्सेसफुल जो लास्ट वर्ड है वहां तक बिना ब्लैंक भरे पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है. Marketing also an environment in the marketplace for healthy competition. Marketing efforts get the dash out of pricing of products and services, and not only reaches the intended consumers, but also other companies competing for the customers, as opposed to companies that have a monopoly on products and services that can change almost any. Marketing helps keep pricing competitive for a business and try to win over before it competition does. Without competition, well, companies would continue to, while lesser known companies or new companies would little chance of ever becoming successful. तो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने हल्का फुल्का पढ़ लिया. किसके बारे में बात की गई है? किसके बारे में बात की गई है? मार्केटिंग के बारे में. ओके. मार्केटिंग, सेल्स, वो सब के बारे में बात की है ना, प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में. तो हाँ. इतना आइडिया लग गया ना. तो अब इसके बेस पे आप बताओ, मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वही उसके आंसर्स होंगे. पहली चीज दिमाग में ये बैठा लो आप. ठीक है. अब हम भर सकते हैं कि मार्केटिंग ऑल्सो डैश एन एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे क्या होगा, आपको भरना मार्केटिंग ऑल्सो डैश एन एनवायरनमेंट. ऑप्शन आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं.
आप बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, जो बोलते हैं वही आता है इसका आंसर। क्लोज पैसेज की एक खास पहचान है कि जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं वही उसका आंसर होता है। यहाँ दिमाग कम लगाना, यहाँ पे जैसा हम लोग बोलते हैं वही उसके आंसर ज्यादा होते हैं, जबकि बाकी ग्रामर में क्या होता है, जैसा बोलते हैं वैसा नहीं होता, कुछ कंसेप्ट ग्रामर के बेस पे चलते हैं। बट यहाँ पे आंसर जो होता है वही होता है जो रेगुलर यूज में हम लोग बोलते हैं। अगर आपके रेगुलर यूज में आ रहा है कि भाई मैं तो ये बोलता हूँ, और ऑप्शन में दूसरा भी ऑप्शन लग रहा है कि ठीक होगा, तो बाय डिफॉल्ट उस आंसर पर टिक मारना जो आप रेगुलर में बात करते हो, वो आपका सही जाएगा। समझ में आया आपको? बट ग्रामर में ऐसा मत डेवलप, क्रिएट से आएगा सर। क्रिएट, डेवलप। इससे कुछ कुछ बातें ध्यान रखना आप। यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में कहीं पे डेवलप या क्रिएट्स में कोई ऑप्शन दिया है क्या? ये वर्ड यूज किया गया है कहीं और आगे? नहीं है ना, नहीं सर, नहीं हुआ नहीं था हुआ। वर्ड? नहीं। ओके। अगर वो होता ना तो फिर जो आंसर ऑप्शन में, मतलब अगर वर्ड अगर रिपीट हुआ होता कहीं पे भी, कहीं पे वर्ड यूज किया गया होता है, तो वही उसका आंसर होता है। अब यहाँ पे है मार्केटिंग ऑल्सो डैश एंड एनवायरनमेंट। अब आपके पास ऑप्शन है फॉस्टर्स, ग्रो, डेवलप, क्रिएट, सर्व। अब मुझे बताओ कि ये फॉस्टर्स क्यों नहीं बोला आपने, फॉस्टर्स एंड एनवायरनमेंट? तो फॉस्टर मतलब भी तो वही होता है ना, किसी को एनकरेज करना, ग्रो करना। ग्रो मतलब भी ग्रो करना होता है, डेवलप मतलब भी ग्रो करना होता है, क्रिएट मतलब भी पैदा करना होता है, और सर्व करना मतलब भी सेवा करना होता है। लगभग आसपास के मीनिंग है सारे के सारे। यहाँ वर्ड टफ नहीं आते। देख लो सारे ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। सारे वर्ड्स के मीनिंग लगभग आते होंगे आपको, नॉर्मल वर्ड्स है। तो क्लोज पैसेज में वर्ड्स वोकैबुलरी बहुत टफ नहीं आता है, बट ये है कि सब आसपास के रहते हैं, तो उसमें जंबल ये हो जाता है कि इसमें आंसर कौन सा ज्यादा फिट बैठेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। सब में मतलब है कि बढ़ने की बात की गई है। ग्रो मतलब बढ़ना होता है, डेवलप मतलब बढ़ना होता है, क्रिएट मतलब भी बढ़ना होता है, सर्व मतलब, फॉस्टर मतलब, लगभग सब चीजें आसपास हैं। बट इसमें से कट करके सबसे फाइनल आंसर पे कैसे पहुंचे हम, जो हमें लगे कि हाँ ये फाइनल है और ये मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका। आप मुझे बताओ ग्रो क्यों नहीं हो सकता है? ग्रो क्यों नहीं होगा? बताओ जल्दी बताओ, ग्रो और सर्व क्यों नहीं होंगे? सर सर्व के लिए आगे एज आना चाहिए था, सर्व्स एज एन आना चाहिए था। सर्व एज आना चाहिए था, ठीक है, वो एक ऑप्शन है। और ग्रो में एवरीवन, बिकॉज दे आर प्लूरल वर्ब्स। गुड। अभी किसी ने दिया, सही जवाब दिया। नाम क्या आपका जिसने सही जवाब दिया? जिसने बोला कि प्लूरल वर्ब्स हैं इसलिए नहीं आएगा। ग्रो और सर्व ये दोनों प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब्स है। प्लूरल वर्ब्स कैसे हैं? क्योंकि इनमें एस नहीं लगा है, देखो आप। और बाकी तीनों ऑप्शन में एस लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है? तो एस जिसमें लग जाता है वो क्या होता है? सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में उल्टा होता है, जहां एस लगता है वो सिंगुलर हो जाता है, और जहां एस नहीं लगता वो प्लूरल हो जाता है। जैसे ही कम्स लेट, तो यहाँ देखो आप, ही के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? कम्स। और दे होता तो क्या होता है? दे कम लेट, वो लेट आते हैं। तो दे प्लूरल है तो क्या होता है? कम। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ ये प्लूरल वर्ब है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है, लेकिन सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, जबकि नाउन में उल्टा होता है। मैं बोलूँ जैसे बोलूँ पेन, तो इसका हो जाएगा पेंस। तो पेंस प्लूरल होता है और पेन सिंगुलर होता है। तो नाउन में बिना एस वाला सिंगुलर होता है, और वर्ब में बिना एस वाला जो होता है वो प्लूरल होता है। ये समझ में आ गया कंसेप्ट? पहले दिमाग में बैठा लिया आपने? यस सर। नाउन में एस वाला जहां पे एस लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में जो वर्ब होता है, मतलब वर्ब मतलब क्या होता है? जहां पे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, जहां भी नाना जी आते हैं। तो ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। सर्व मतलब क्या होता है? सेवा करना। तो जहां भी नाना जी आते हैं सारे वर्ड क्या है? वर्ब। तो वर्ब में एस नहीं लगाओगे तो प्लूरल होगा, एस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा। बट नाउन में क्या होता है? एस लगा दो प्लूरल हो जाता है, एस हटा दो सिंगुलर हो जाता है। उल्टा होता है, नाउन और वर्ब का अलग अलग कंसेप्ट है।
समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ग्रो और सर्व इसलिए कट गए कि दोनों प्लूरल है, जबकि मार्केटिंग एक सिंगुलर वर्ड है। मार्केटिंग सिंगुलर है, तो मार्केटिंग ग्रोज होगा। अगर ग्रोज होता तो हो सकता था मार्केटिंग ग्रोज होगा, या मार्केटिंग सर्व्स होता। मार्केटिंग ऑल्सो सर्व्स हो सकता था, या मार्केटिंग ऑल्सो ग्रोज हो सकता था। बट मार्केटिंग ऑल्सो ग्रो या मार्केटिंग ऑल्सो सर्व तो नहीं हो सकता। एक्स वाले तो आएंगे ही आएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए कट कर दिया मैंने, सेकंड और फिफ्थ तो नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली गलत हो गया वो। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे पता करना है, ऑप्शन कैसे कट करना है? तो एक ऑप्शन हमने दो ऑप्शन कट किया हमने ग्रामर बेस पे। ये मार्केटिंग सिंगुलर है तो मार्केटिंग ऑल्सो सर्व्स होता या ग्रोज होता, तो एक बार हो भी सकता था। बट यहाँ पे ग्रो और सर्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग सिंगुलर है और सिंगुलर साथ क्या आता है? SOES वाला वर्ड आएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, आपने जिंदगी में क्या सुना है? फॉस्टर्स एन एनवायरनमेंट, क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट, या डेवलप्स एन एनवायरनमेंट? जिंदगी में आपने क्या सुना इन तीनों में से? Creates. Creates. Create. नहीं, सुना क्या है? बोलने का तो डेवलप भी बोल सकते हो, डेवलप एनवायरनमेंट, सर डेवलप डेवलप भी करना। सुना है। क्रिएट भी बोल सकते हैं, सही है। सुना क्या है? ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करके रख दिया यहाँ पे? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर? कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रख दिया पूरे क्लास का? दिन भर लड़ाई झगड़े करते रहते हो, घर का माहौल कैसे क्रिएट करके रख दिया? तो हमने हमेशा माहौल के साथ क्या यूज किया? क्रिएट किया है, फॉस्टर किया है, या डेवलप किया है? बताओ। Create. बस वही उसका आंसर होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया डिफरेंस? अभी समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कैसे जाना है आंसर तक? डेवलप भी गलत नहीं है ना, डेवलप भी तो गलत नहीं है ना, माहौल को बढ़ाना गलत नहीं है ना। बट माहौल को हम लोग पैदा करते हैं या माहौल को बढ़ाते हैं? हम क्या बोलते हैं, कैसा माहौल पैदा कर दिया, कैसा माहौल बढ़ा दिया? Create. समझ में आया कि नहीं आया? और फॉस्टर मतलब होता नर्चर करना, नर्चर करना। तो नर्चर करना भी मतलब एनवायरनमेंट को नर्चर करना वो हो सकता था। अब बोलो सब पेड़ पौधे ये सब है, एनवायरनमेंट है, उसको नर्चर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन बात आती है हम कहते क्या है नॉर्मल लैंग्वेज? क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज? हम कैसे बात करते हैं? क्रिएट एन एनवायरनमेंट, फॉस्टर एन एनवायरनमेंट, या डेवलप एन एनवायरनमेंट? क्या बोलते हैं हम लोग? Creates an environment. क्लियर हो गया? समझ में आया कैसे निकाला मैंने आंसर ये? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मार्केटिंग ऑल्सो क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट in the marketplace for healthy competition. Marketing efforts get the dash out of pricing of products and services. अगर सर्विसेज होता तो आ भी सकता था। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है, मार्केटिंग ऑल्सो सर्विसेज एंड एनवायरनमेंट तो हो ही नहीं आनी। अभी बताओ यहाँ पे क्या होगा? गेट द डैश आउट ऑन प्राइसिंग प्रोडक्ट्स। अब आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है 97 में जिसके पहले आप द लगा सको और जिसके बाद आप आउट लगा सको। तो ब्लो आउट, टेक आउट, वर्ड आउट, शो आउट, फिक्स आउट। अब बताओ कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद आगे आउट लगाना बिल्कुल ही लगता गलत है? वर्ड आउट सुना है क्या कभी? गेट द वर्ड आउट ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। वर्ड आउट सुना कभी? WORD, वर्ड आउट, थर्ड वाला ऑप्शन। टेक आउट तो सुना होगा, ब्लो आउट भी सुना होगा। शो ऑफ होता है, शो आउट तो नहीं होता कभी। क्या आएगा बताओ? Blow out. मार्केटिंग गेट द ब्लो आउट ऑफ थिंग। Fix अब यहाँ out प्रेजल भाव, or यहाँ प्रेजल take भाव है। out. अब एक काम करो, आप पूरा ब्लैंक भरो आपके हिसाब से और फिर मुझे बताओ। पूरा ब्लैंक भरो फिर मुझे बताओ, ठीक है? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम। तो रिकॉर्डिंग पॉज करोगे तो दिखता नहीं है ना, रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे तो कंटिन्यू नहीं होता ना, ये ब्लैंक दिखता है उसमें। नहीं मतलब तो गैप रहता है क्या? थोड़ी देर वेट करना पड़ता है क्या? हाँ वो चल जाएगा, पॉज करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जल्दी करके बताओ।
सबका हो गया? Yes, आपने sir. क्या बोला पहले वाले में, 96 वाले में क्या बोला आपने? 96 का क्या बोला अपना ऑप्शन? क्रिएट्स, राइट? क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट. So marketing also creates an environment in the marketplace for healthy competition. अब पूरा पढ़ने में क्या लग रहा है? Creates an environment for healthy competition या fosters an environment? अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि foster का मीनिंग आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं था, इसलिए create सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा. Foster का मतलब क्या होता है? Foster का मतलब क्या होता है? Nurture. नर्चर करना, इवॉल्व करना, ग्रो करना, ऐसा माहौल पैदा करना. और फॉस्टर कैसे यूज करते हैं? मार्केट वगैरह प्लेस के लिए फॉस्टर कर सकते हैं या क्रिएट करते हैं? Create. क्रिएट करते हैं. मार्केट में माहौल पैदा करते हैं या मतलब मार्केट के माहौल को एकदम प्रॉपर फॉस्टर करते हैं? अब बोलो. चलो वो आपको छोड़ना है. अगला देखते हैं हम लोग. अगला क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग एफर्ट्स गेट द डैश आउट ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. गेट द डैश आउट ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आएगा? मार्केटिंग एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं, गेट द डैश आउट ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. डैश नॉट ओनली रीचेज द इंटेंडेड कस्टमर बट ऑल्सो डैश अदर कंपनीज competing for the consumers. तो आपके हिसाब से क्या आएगा पहले वाले में? क्रिएट या फॉस्टर्स. 97 वाले में जो बस आंसर था मैं बता रहा हूँ मैं आपको. 97 वाले में टेक ऑप्शन आया हुआ है, किसी का टेक ऑप्शन आया हुआ है, किसी का फिक्स ऑप्शन आया हुआ है, और किसी का दो भी ऑप्शन आया हुआ है. क्या हुआ, कोई छोड़ा नहीं क्या? वर्ड ऑप्शन नहीं आया. 98 में क्या आएगा? Which. Which not only which. 99 में क्या आएगा? Reaches. 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 ठीक है, इसमें तो बहुत लोग सही गए हैं. 100 में क्या आएगा? Details. आएगा. अभी हम लोग देखते हैं क्या करके. पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो लोगों ने बोला वो पहले लिख लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं. 101 में क्या आएगा? Amount. Price. प्राइस. ओके. 102 में क्या आएगा? Consumers. कंज्यूमर्स या कस्टमर्स? कंज्यूमर्स. 3. ओके. 103 में क्या आएगा? Known. नोन. पहला नोन. ओके. 104 में क्या आएगा? Sell. सेल. ओके. 105 में क्या आएगा? Stand. सी भी ऑप्शन आया हुआ है और स्टैंड आया हुआ है ऑप्शन. ओके. दो ऑप्शन. और कोई? तो आप यहाँ पे ये देखो कि आपने यहाँ पे 98, 99, 100, 101, 102, 104, 103, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में किसी को डाउट नहीं था. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 97, 96, 105 सर वॉइस नहीं आ रही. हाँ सॉरी, कॉल आ गया था. मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों को टिक मारने की जरूरत ही नहीं थी ना, जहां थोड़ा भी डाउट था. तो क्या आपको 10 में 10 लाना है क्या इसमें? इंग्लिश में मार्क्स कितने चाहिए हमको प्री में? 30 क्वेश्चन होता है. मुझे कितने मार्क्स चाहिए इसमें से? 15 से 20 मार्क्स तक चाहिए. एवरेज स्टूडेंट को इतना ही चाहिए मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स. तो इसमें मुझे कितने क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है मेरे पास? 10 क्वेश्चंस में पूरा छोड़ सकता हूँ. और जो बाकी के जो 5 ऊपर लिया मैंने, 5 में गलत सही भी कुछ कर सकता हूँ.
मतलब एक्चुअली मुझे 50% क्वेश्चन ही सही जाने चाहिए मेरे इंग्लिश में, बाकी मैथ्स और रीजनिंग खींच दूंगा मैं। अभी समझ में आया आपको? किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो 25 तक ले जाए, 30 तक ले जाए, वो अलग बात है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं है, मराठी मीडियम में या वर्नाकुलर कोई मीडियम है, हिंदी वगैरह कोई मीडियम है, 15 to 20 मार्क्स के बीच में लाने की कोशिश करो आप। डोंट गो अबव दैट, डोंट गो बिलो दैट। समझ में आया आपको? बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग के नंबर। तो ये जो ऑप्शन जहाँ पे आपको थोड़ा भी डाउट्स है ना, इसको हमको एग्जाम में छोड़ना पड़ता है। लेकिन पहली बार जो एग्जाम देने जाते हैं वो फेल होने के कारण ये नहीं कि उनको आता नहीं है, फेल होने के कारण ये है कि उनको सब आता है और सब पे टिक मार के आना, उनको पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए फेल होते हैं। तो दो जो गेट सेलेक्टेड दे नो व्हाट टू लिव एंड व्हाट टू डू, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको पता है हाउ टू डू एंड व्हाट क्या, and none of the question comes in the examination to leave। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमको, तो पूरा 100 मारना है, कट पिट के हमें 40-50 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन 40-50 तो मिलते नहीं है, मिलता है हमें फिर 20 -10 ऐसा कुछ नंबर आएगा, और सिलेक्शन दूर दूर तक भूल जाओ कि 65 से ऊपर कट ऑफ जाता है फ्री का, कम से कम। थोड़ा पेपर ठीक ठाक हुआ 65 से ऊपर जाता है, पेपर बहुत आसान हुआ तो कई बार 73 के ऊपर भी जाता है कट ऑफ। अब बहुत ही ज्यादा रद्दी पेपर आ गया तो 82 भी ऊपर चला जाता है। पिछले बार के 3-4 साल के ट्रैक रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो जहां भी आपको लगे कि आपको डाउट्स वगैरह हैं, वो क्वेश्चंस क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ छोड़ देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए आते हैं, सबका क्वेश्चंस करने के लिए नहीं आते हैं। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो मार्केटिंग ऑल्सो, अभी पूरा भर के देखते हैं आपके हिसाब से। मार्केटिंग ऑल्सो fosters an environment, या marketing also creates an environment in the marketplace for healthy competition. Marketing efforts get the dash out of pricing products and services. So get the takeout on pricing। कहीं सुना है आज तक टेक आउट ऑन प्राइसिंग? पहले बताओ, पहले सुना है क्या कभी ऐसा? सुना है क्या? ओके। फिक्स आउट ऑन प्राइसिंग कभी सुना है क्या? नहीं। सुना है क्या? पे पूछ रहा हूँ। ब्लो आउट ऑन प्राइसिंग सुना है क्या? अरे बाबा तो टिक क्यों मारा इस पे? छोड़ देते ना क्वेश्चन, जो बन रहा है उसमें से नंबर कटवाते हो ना आप, जबरदस्ती टिक मार के। छोड़ नहीं सकते थे क्या इस क्वेश्चन को? इतना दर्द हो रहा था कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को? क्या करना चाहिए था? छोड़ना चाहिए था। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो आपके पास भी होता है, मेरे पास भी हो, आपको पता है प्रीवियस पेपर है, आंसर कहीं भी मिल जाएगा इसका। बट आंसर क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन क्या करना चाहिए जहां हमने कभी सुना नहीं हो, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। हमको नहीं समझ में आया, छोड़ दो, अगला देखते हैं हम लोग। ये मुझे नहीं आता है ना, आपको आता है ना मुझे आता है, हम दोनों अनाड़ी इस मामले में, इस क्वेश्चन में। तो 97 पार्ट में क्या करूंगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर, क्या करूंगा मैं इसको? छोड़ दूंगा। और ये 50-50 ऑप्शन में है मेरे पास, क्योंकि बाकी सब तो गलत प्रूफ कर दिया मैंने, इन दोनों को गलत प्रूफ नहीं कर पाया। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है मेरे को, तो इन दोनों को मैं अभी कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं बाद में रिव्यू में डाल देता हूँ इसको। अब आ जाओ 98 पे। 98 में क्या दिया है? ऑन प्राइसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डैश नॉट ओनली रीचेज द इंटेंडेड कंज्यूमर्स, क्या विच। तो यहाँ तो वो डाउट था क्या विच में, तो ऑप्शन क्या है 98 में? दैट नॉट ओनली होता है, विच नॉट ओनली होता है, या हु नॉट ओनली, या हुम नॉट ओनली, या वेयर नॉट ओनली। क्या सुना है आपने? तो यहाँ को डाउट है क्या? विच आएगा? नहीं, विच आएगा। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच नॉट ओनली रीचेज द इंटेंडेड कंज्यूमर्स बट आल्सो डैश अदर कंपनीज, बट आल्सो डैश अदर कंपनीज, बट आल्सो रीचेज अदर कंपनी। रिच की बात कर रहे हैं ना वहां पे, रीचेज द इंटेंडेड कंज्यूमर्स लिखा ना, नॉट ओनली रीचेज द इंटेंडेड कंज्यूमर्स बट आल्सो रीचेज। ये तो बहुत ही आसान था, वहां रिचेज है तो यहाँ रिचेज है। मैंने बोला भी था अगर वर्ड अगर रिपीट हुआ है तो आंसर होने के चांसेस ज्यादा है, तो पहले बताया था मैंने आपको ये रूल। यस सर। तो यहाँ रिचेज है तो यहाँ भी क्या आएगा? Yes, sir.
रिचेज, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका। बट ऑल्सो रिचेज अदर कंपनीज competing फॉर द कंज्यूमर्स डैश कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे आपने डाला है 100 में, क्या डाला है, डिटेल्स। ओके, pricing of products and services which not only reaches the intended consumers but also reaches other companies competing for the consumers details या consumers business। किसकी बात चल रही है, या कंज्यूमर्स कंपनी, कंज्यूमर्स कम्युनिटी, कंज्यूमर्स क्लब। तो कम्युनिटी क्लब तो वैसे हटा दो, ये तो होगा ही नहीं आंसर। ये दो ऑप्शन तो कट कर दिया कि नहीं कट कर दिया आपने? हाँ सर। ये Yes, दोनों तो sir. होंगे ही नहीं, कम्युनिटी और क्लब तो नहीं होगा ना। नहीं। तो कंज्यूमर्स क्या आ सकता है, कंज्यूमर्स डिटेल्स आ सकता है ना। बट कंज्यूमर्स क्या डिटेल्स कैसे आएगा, ग्रामेटिकली गलत हो रहा है, एस लगा हुआ डिटेल्स में, आपने ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था मैंने आपको, कंज्यूमर्स लिखा है, कंज्यूमर तो नहीं लिखा ना, तो डिटेल्स कैसे आ गया, एस कैसे आ गया। कंज्यूमर्स डिटेल हो सकता था बट डिटेल्स कैसे होगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. समझा आपको कहाँ क्यों गलती हुआ ये? यस सर। कंज्यूमर्स प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है। Plural. प्लूरल है तो फिर ये कैसे आ सकता है एस वाला? प्लूरल है तो क्या आना चाहिए था, विदाउट एस वाला आना चाहिए था ना। तो बताया था ना, नाउन में एस लग गया तो प्लूरल होता है, और वर्ब में एस लग गया तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो आपने प्लूरल, कंज्यूमर्स प्लूरल है, उसके बाद आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया डिटेल, क्योंकि होना क्या चाहिए, डिटेल होना चाहिए था, और डिटेल ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट कर गया। तो कम्युनिटी, क्लब और डिटेल्स तीनों हट गए। अब मेरे पास बचा बिजनेस और कंपनी। इसका हाँ, और स्पेलिंग पे मत जाओ भाई, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एग्जाम में टाइपिंग मिस्टेक नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप। ये क्या होता है, एज पर द मेमोरी बनाते हैं ना क्वेश्चन पेपर वगैरह, केरे पावर वाले ऐसे थोड़ी पूरा मास्टर है कि हर चीज सही बताते हैं। आंसर सारे सही होते हैं क्या इनके, आंसर भी गलत होते हैं इनके। तो उसमें वही जाओ ना, आंसर पे जाना है ना, क्वेश्चन पे जाना है। ये वर्ड गलत है, बिजनेस वर्ड दिया है, बस इतना ध्यान रखो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं पूछा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो बिजनेस की स्पेलिंग में मत जाओ। लेकिन अब आप बताओ आपका ऑप्शन क्या बचा, कंपनी फॉर द कंज्यूमर्स बिजनेस, कंज्यूमर्स कंपनी। कंज्यूमर बिजनेस। कंज्यूमर्स बिजनेस, बिजनेस because but also reaches other companies competing for the consumers business, because other companies लिखा हुआ है, other companies competing for the consumer companies, कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, कंपनी तो नहीं हो सकता। तब आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा, बिजनेस। तो आपने देखा डिटेल्स और बिजनेस में कैसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया कि कौन सा आंसर सही होगा। और ये आपकी गलती जो है ना, गलती नहीं है, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है गलती। अदरवाइज आप भी बिजनेस पे टिक मारते, अगर ये ऑप्शन काट दिया होता आपने तो आप बिजनेस पे अपने आप भी पहुंच जाते। बट ये ऑप्शन कटा नहीं क्योंकि आपको ग्रामर का ध्यान नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैंने बताया था, नहीं बताया था आपको? यस Yes. अभी समझ में आया आपको अपना एरर क्या आना चाहिए था यहाँ पे, बिजनेस। बिजनेस। मैंने स्पेलिंग सही लिखा ना, हाँ सही लिखा मैंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंज्यूमर्स बिजनेस एज अपोज टू कंपनीज that have a monopoly on products and services that can that can charge almost any dash, marketing helps almost any dash, almost क्या चार्ज कर सकते, चार्ज होगा तो चार्ज almost any rate, any amount, any scale, any money, any price। क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, प्राइस। एनी, क्योंकि आउट ऑन प्राइसिंग प्रोडक्ट्स देखा था ना, प्राइस वर्ड यूज किया हुआ है ऑलरेडी पहले। हाँ। तो मैंने बताया था आपको, जो वर्ड्स ऑलरेडी पैराग्राफ में यूज किए जाते हैं उसके आंसर होने के चांसेस क्या होंगे, 99% चांस होगा कि अगर पैराग्राफ में वो सेम वर्ड कहीं और रिपीट होगा और ऑप्शन में भी आया है तो नहीं भी समझ में आ रहा तो आंसर पर टिक मार देना, सही जाएगा आपका। 99% चांसेस तो सही होता है वो। समझ में आ रहा है कि पैराग्राफ का क्या होता है, मतलब अपना कॉमन व्यू होता है जो बोलने का होता है। तो जब बोलने का जो व्यू वैसा होता है तो फिर चीजें वैसे वैसे रिपीट होती हैं बार बार, उस बेस पे ये होता है ये।
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे? प्राइस। ओके, बाकी क्यों नहीं होगा बताओगे जरा? तो हमको ऑप्शन कट करना आना चाहिए। आंसर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बताओ क्यों होगा? एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कैन चार्ज ऑलमोस्ट एनी, स्केल तो नहीं होगा ना? स्केल तो नहीं शूट हो रहा ना? नहीं, अच्छा, प्रोडक्ट्स एंड मनी सर्विसेज भी दैट नहीं कैन होगा। चार्ज ऑलमोस्ट एनी अमाउंट। अमाउंट कब लगाते हैं हम लोग? एनी अमाउंट होता है, एनी प्राइस होता है? हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? एनी मनी होगा, एनी रेट होगा, क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है कॉमनली हम लोग क्या एनी बोलते हैं? प्राइस। मैंने आपको पहले ही बोला, क्लोज पैसेज में वही वर्ड्स आंसर होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। 99% चांस वही आंसर होते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम लोग बोलने में यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट चार्ज, एनी प्राइस, एनी अमाउंट, एनी रेट, एनी मनी, क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली बातचीत की लैंग्वेज में? एनी क्या आएगा? प्राइस। प्राइस। यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी बहुत लोग आंसर सही है, यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा मैं। चलो अगला देखते हैं 102। यहाँ क्या दिया है? एनी प्राइस। मार्केटिंग हेल्प्स कीपिंग प्राइसिंग कंपेटिटिव, हर जगह प्राइस प्राइस यूज किया गया वर्ड, इसलिए आंसर उसके होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। तो मार्केटिंग हेल्प्स कीप प्राइसिंग कंपेटिटिव फॉर अ बिजनेस, तो यहाँ बिजनेस वर्ड भी यूज किया गया है, देख रहे हो आप? इसका आंसर इसका बिजनेस था। ये वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? दिखा आपको? यस सर। तो मैंने आपको बोला अगर वर्ड्स रिपीट होते हैं किसी पैराग्राफ में क्लोज पैसेज में खास तौर पे, तो उसके आंसर होने के चांसेस क्लोज पैसेज में 99% होता है। ये रूल ध्यान रखना। एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ आई एम टेलिंग यू कि मैंने कोई पैराग्राफ ऐसा अपने मन से नहीं निकाला है, ये ऑलरेडी आए हुए एग्जाम्स में है, ठीक है? और ये पैराग्राफ नहीं, तुम सारे पैराग्राफ लेके आओ, सब में दिखा दूंगा आपको, सेम चीज मिलेगा आपको, सेम पैटर्न पे चलता है आपको। तो यहाँ क्या आएगा? मार्केटिंग हेल्प्स कीप प्राइसिंग कम्पिटिटिव फॉर बिजनेस टू ट्राई टू विन ओवर डैश बिफोर इट्स कंपटीशन डज। कंज्यूमर्स। विन ओवर। अब यहाँ पे वर्ड पैराग्राफ में कौन सा वर्ड यूज किया गया? कंज्यूमर्स या कस्टमर्स? कंज्यूमर। कंज्यूमर। कंज्यूमर कस्टमर दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों और सब में एस लगा हुआ है, तो पांचों ऑप्शन हो सकते हैं, कस्टमर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, क्लाइंट्स, होलसेलर्स। बट पैराग्राफ में किस सेंस में बात किया जा रहा है? कहीं अगर यूज किया गया है तो वहां पे उन्होंने कस्टमर यूज किया है वर्ड या कंज्यूमर यूज किया हुआ है वर्ड? कंज्यूमर। जो 100 वाला जो ब्लैंक है उसके पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? कंज्यूमर्स लिखा था। कंज्यूमर। तो कौन सा चीज के ऊपर? 99 के, हाँ 99 के पहले भी, बट ऑल्सो के पहले क्या लिखा? इंटेंट कंज्यूमर्स। तो पूरा पैराग्राफ में कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स चल रहा है, तो यहाँ से अचानक से कस्टमर्स कैसे आ जाएगा? अभी समझ में आया आपको? लॉजिक Yes. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा? कंज्यूमर्स। तो दिस वाज आल्सो राइट, कंज्यूमर्स। ओके, अब अगला क्या है? 103। over consumers before its competition does. Without competition, well dash companies would continue to dash while lesser known companies. अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी नोन लिखा हुआ है, आगे नोन यूज किया गया है ना, तो पीछे भी आंसर क्या आएगा? नोन। नोन। तो यहाँ तो डाउट था, होना ही नहीं चाहिए था आपको कि ऑलरेडी पैराग्राफ में ये भी वर्ड यूज किया गया है, नोन। अभी आपको चीजें समझ में आ रही है? Yes, इंग्लिश के शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहे हैं आपको? मैथ में शॉर्ट ट्रिक सुना होगा, रीडिंग में सुना होगा, इंग्लिश के शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहे हैं? यस सर। मजा आ रहा है या ऐसे पढ़ रहे हैं बस? मजा आना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया चाहिए नहीं? मजा आना चाहिए, ठीक है? समझ में आया चाहिए नहीं आया? क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। तो विदाउट कंपटीशन वेल, हाँ बोलो सर। अगर पैसेज में कोई भी ऐसे वर्ड रिपीट हो गए तो हमें उससे कोई टिक कर देना है? नहीं, जो उसी को टिक option नहीं कर है। देना है। 99% चांसेस है कि वो वर्ड होगा, तो एक बार पैराग्राफ को हल्का फुल्का पढ़ के देख लो, और आपके दो ऑप्शन कंफ्यूजन है और वो वर्ड भी दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ में भी है, तो दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस पर टिक मार के आओ जो पैराग्राफ में ऑलरेडी यूज किया हुआ है। कि पैराग्राफ एक थीम पे चलता कभी, और थीम में अगर सेम बेस पे जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम कस्टमर्स बोल रहे हैं तो गलत नहीं हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामेटिकली गलत नहीं है वो, बट पैराग्राफ में सेंस में क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, कंज्यूमर चल रहा है या कस्टमर चल रहा है? कंज्यूमर। तो बस कंज्यूमर से राइट आंसर होगा ना वहां पे।
तो हम लोग Okay, पैराग्राफ का sir. थीम समझने के लिए बोलता हूँ कि पैराग्राफ के बेस पे चलता है। अगर वहां पे नोन लिखा है तो चांसेस नोन के ही होंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारे वर्ड वैसे हाँ चलते सर. हैं। अगर प्राइस लिखा है और रेट लिखा है तो रेट और प्राइस में डिफरेंस होता है। क्या मैं बोलूँ कि इस मोबाइल का रेट क्या है या इस मोबाइल का प्राइस क्या है या और क्या वर्ड दिया होता है, ये मोबाइल कितने अमाउंट का है, क्या गलत है? ग्रामेटिकली तो कुछ भी गलत नहीं है, सारे वर्ड सही है उसमें। या मैं बोलूँ कितने पैसे का है, मनी भी सही है, तो चारों सही है, वो तो गलत क्या है? बट बात आ रही है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मेरा अभी लय क्या चल रहा है, मेरा अभी रिदम क्या चल रहा है। जो रिदम चल रहा है, रिदम में फ्लो में बहना है ना मुझे, क्या अलग से जाऊं मैं? अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर. अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेट मतलब सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है, सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है, तो मैं सिलेंडर का मनी बढ़ता जा रहा तो नहीं बोल सकता ना वहां पे कि पैसा बढ़ता जाए, बढ़ता पैसा ही रहा है। बट अगर मैं बात बार बार रेट रेट कर रहा हूँ, इसका रेट बढ़ गया, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसका रेट बढ़ गया, इसका रेट बढ़ गया, रेट कम नहीं हो रहा, रेट ये हो रहा है, डीजल का रेट बढ़ गया, इसका रेट बढ़ गया। अब अगली बार एक लाइन आ गई, अब वहां मैं खुद बोल रहा हूँ कि मतलब मोबाइल का, तब मोबाइल क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, रेट बढ़ गया, क्या बढ़ेगा बताओ? जब इसके पहले 4 बार मैं रेट बोल चुका हूँ कि रेट बढ़ गया, रेट. तो बाकी बार क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। मेरा रेट. रिदम जो होगा, रिदम बेस पे चलेगा ना वो चीज, तो क्या आएगा? रेट ही आएगा ना। इसमें हाँ वो सर. आंसर्स वो होते हैं इसके। समझ में आया कंसेप्ट? हाँ सर. सर हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, बट विद इन 1 मिनट, समझ करके, बिना ब्लैंक भरे। पहले जो पैराग्राफ पढ़ना है, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ इन 1 मिनट विदाउट फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक भरते भरते नहीं पढ़ना कि 2-2 लाइन पढ़ते गए भरते गए, पता चला नीचे जाके पता चला जो आपने भर दिया, जब ऊपर से पढ़ना शुरू किया तो कहानी की एंड बच जाएगी। समझ में आ रहा ना कि कई बार हो चुका है, मेरे से भी गलती होती है। अगर मैं डायरेक्ट भरना शुरू करता हूँ तो शुरू में 2-3 गलत हो जाते हैं मेरे, क्योंकि कहानी समझ में नहीं आती ना, रिदम क्या चल रहा है। रिदम पकड़ में आता है जब पूरा पैराग्राफ आप बिना भरे पढ़ लेते हो, तब एक आइडिया लग जाता है, फिर उसमें फिर हम वर्ड्स अपने आप निकाल लेते हैं। नहीं तो पहले मैंने एक बार भर दिया तो मेरे पास एक ब्लैंक आया था और उसमें लिखा हुआ था म्यूचुअल, और ब्लैंक दिया हुआ था। और कहानी में ऐसा था कि मतलब दोस्तों ने क्या किया था, म्यूचुअल ऐसा मतलब फंड में इन्वेस्ट किया था। मैंने क्या दिया कि दोस्त देखा, मैंने म्यूचुअल फ्रेंड लिख दिया था, म्यूचुअल फ्रेंड्स, जबकि पूरा पैराग्राफ इकोनॉमिक्स पे था और आंसर था म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड भी होता है, म्यूचुअल फ्रेंड भी होता है, बट वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब पैराग्राफ का जब सेंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए पैराग्राफ एक हल्का फुल्का पढ़ना ही है आपको, बट बहुत ज्यादा इंटेंशनली नहीं पढ़ना है, बिना भरे पढ़ना है आपको। समझ में आया आपको? यस सर. हाँ, उसके बाद भरना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो पूछिए, ये ले लो सर। कहाँ पे थे हम लोग? 103 ना, नॉन कंपनीज। कंटिन्यू टू डैश वाइल लेसर, कंटिन्यू टू क्या आएगा? कंटिन्यू टू, सर मुझे 103 पे डाउट आ रहा है। हाँ बोलो ना। हाँ, वो सेंटेंस जब आगे कंटिन्यू करते हैं ना, तो वाइल लेसर नॉन कंपनी और न्यू कंपनी वुड कंपेयर कर रहे हैं ना, आई थिंक सो। तो हाँ, तो नॉन कंपनी मुझे वहाँ पे मुझे ये कैसा है? बताओ, वेल के बाद क्या सुना जिंदगी में आपने? वेल नोन सुना है वेल नोन। या आपने सुना है वेल स्टेब्लिश्ड, वेल रेटिंग, वेल परफॉर्म, वेल सर सेटल? वेल परफॉर्म भी रहेगा ना? नहीं, परफॉर्म्ड होता है, वेल परफॉर्म्ड होता है, परफॉर्म नहीं होता है, ईडी लगता है, तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। वेल ओके परफॉर्म्ड होगा या वेल वेल सैंग होगा या वेल सिंग होगा? वेल सैंग। वेल डन होगा या वेल डिड होगा? वेल डू होगा। वेल डन या वेल वेल डू? डन। तो डू डिड डन थर्ड फॉर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। तो वेल परफॉर्म होगा या परफॉर्म्ड होगा? परफॉर्म्ड। समझ में आ गया? तो वहां वो गलत हो गया। अगला बताओ, और बताओ, जो इच्छा हो रही पूछते जाओ। वेल रेटिंग होगा, होगा नहीं सर। वेल रेटेड नहीं। होगा ना, वेल स्टैब्लिश्ड हो सकता था, हाँ। ये गलत नहीं है, वेल स्टैब्लिश हो सकता था, वेल सेटल्ड भी है। यह बंदा कैसा है, मेरा दोस्त जो है ना वेल सेटल्ड है, तो टेंशन नहीं है उसको लाइफ में, बढ़िया जॉब है, सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब में लग गया, कस्टमर ऑफिसर है, वेल सेटल्ड है। तो वेल सेटल्ड भी होता है, वेल स्टैब्लिश भी होता है, वेल नोन भी होता है। ये 3 ऑप्शन में वेल सूटेबल है,
बट एज पर द पैराग्राफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ सेटलिंग की बात कर रहे हैं क्या? कोई 200 सेटल हो रहा है क्या यहाँ पे? या कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है क्या यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? वेल नोन, क्यों फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो वेल नोन कंपनीज, तो वेल नोन कंपनी होता है या वेल एस्टेब्लिश कंपनीज होगा? वेल नोन कंपनी। और ये नोन क्यों आया यहाँ पे बताया ना आपको, क्योंकि वाइल लेसर नोन कंपनीज, तो आगे कंपैरिजन नोन कंपनीज के कर रहे हैं ना, तो वेल नोन कंपनीज और लेसर नोन कंपनीज, तो वेल नोन के साथ लेसर नोन आएगा ना, अदरवाइज वेल एस्टेब्लिश कंपनीज भी हो सकता था, गलत नहीं था वो। अगर मैं आगे का नहीं पढ़ूं तो मैं डायरेक्टली क्या भर सकता हूँ फिर मैं? वेल एस्टेब्लिश कंपनीज। गलत क्या होगा बताओ? ये विदाउट कंपटीशन वेल एस्टेब्लिश कंपनीज वुड कंटिन्यू टू डैश, जब तक वाइल लेसर नोन नहीं आगे समझ में आता कंपनीज के साथ, तब तक तो मुझे यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश भी अच्छा लग रहा है। गलत है क्या पहले ये बताओ मुझे? ग्रामेटिकली भी सही है, मीनिंग वाइज भी सही है, सब कुछ सही लग रहा है मुझे तो वेल एस्टेब्लिश। और वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी आकर के इंडिया में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नोन हुई थी, बताओ आप क्या हुई थी? और बोलता ही नहीं बोलता है कि कंपनी जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है, बोलता ही हाँ नहीं बोलता है। सर वो इसने वेल एस्टेब्लिश क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कहानी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? Yes, वेल sir. नोन भी है, वेल एस्टेब्लिश भी है, ग्रामेटिकली भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, मीनिंग वाइज भी सही है वो, और कंपनी के साथ एस्टेब्लिश भी लगता है। जैसे यहाँ मैंने क्रिएट बोला था और फॉस्टर भी लग सकता है, दोनों सही लग रहे हैं, बट बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वहां पे वो देखना पड़ेगा। और मुझे डाउट होगा तो मैं छोड़ दूंगा। फिर कई जगहों पे मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, और एक फॉस्टर इन्वायरमेंट भी होता है कि बच्चों का जो माहौल है वो थोड़ा फॉस्टर करना। जब बच्चे किंडरगार्टन में जाते क्या होता है, तो मतलब दे गो देयर टू फॉस्टर देयर एटमॉस्फेयर, तो फॉस्टर्स भी यूज करते हैं। अब दोनों में बेटर क्या रहेगा कैसे मालूम पड़ेगा? कहानी पढ़ के समझ में आता है। पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा क्रिएट होगा, बाद में आगे कहानी पढ़ा तो मुझे लगा फॉस्टर्स होगा। अब दोनों मुझे कंफ्यूजन हो गया, तो मैं क्या करूंगा? क्या कर सकता हूँ? फोन ए फ्रेंड 50-50, ये लाइफ लाइन खत्म? नहीं ना, मैं फोन ए फ्रेंड करूंगा ना 50-50 करूंगा, मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। बट आप 50-50 करके आओगे, क्योंकि आपको फेल होना होता है, और जिसको पास होना होता है वो छोड़ देता है ऐसे क्वेश्चन को। अभी समझ में आया पास कौन होता है? जिसको क्वेश्चन जो छोड़ना आता है। पास कौन होता है एग्जाम में? जिसको क्वेश्चन करना आता है, छोड़ना आता है? छोड़ना आता है। और ये छोड़ना सीखने के लिए, कि छोड़ते कौन से क्वेश्चन को छोड़ा जाता है, ये सीखने के लिए 3-4 बार फेल होना पड़ता है एग्जाम में लोगों को। अदरवाइज पहले अटेम्प्ट में निकाल सकता है, कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। इतना हम पढ़ा देते हैं कि ढंग से पढ़ गया तो पहली एग्जाम में निकल जाएगा, लेकिन पहली बार छोड़ते नहीं बनता, लोगों से पकड़ के रखते हैं। नहीं ये भी टिक मार के जाता हूँ, शायद एक नंबर और मिल जाएगा मुझे। इंग्लिश में कौन सा भगवान की दया से कितना कुछ आता है, मार दो टिक, जो होगा देखा जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग में निपट लेंगे। तो इतना टिक मार देते हैं कि इंग्लिश में जो है ना कट ऑफ भी नहीं निकलता बच्चों का। पूरे 100 30 के 30 क्वेश्चन टिक मार देते हैं, ऐसा लगता है सबसे मास्टर वही है, इंग्लिश पीएचडी करके आए हुए हैं और 15 साल से पढ़ा भी रहे होंगे, है ना। तो इतना क्वेश्चन टिक नहीं मारने का। कितने टिक मारने आपको 30 में से? अगर आपका हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम या किसी और मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से नहीं है, कितने टिक मारने आपको? मैक्सिमम 20। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, जहाँ पे स्कूलिंग इंग्लिश नाम का था इंग्लिश मीडियम में, बट इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा है, बट आता सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश आती नहीं है बोलना वगैरह, तो कितने टिक मारने हैं मैक्सिमम? 20 प्लस 20-25 के बीच में। और इंग्लिश बहुत अच्छे कॉन्वेंट वगैरह से पढ़े हो तो यू कैन गो फॉर 25-30 के रेंज वाले में। मेरे पास है स्टूडेंट 30 और 30 भी ले आते हैं इंग्लिश में, बट दे हैव स्टडीड फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल। अब अचानक से है ना कार को 140 की स्पीड पे चला हुआ तो क्रैश हो जाएगी ना, और ड्राइविंग आती नहीं है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अचानक से फिर क्या होगा, जब स्पीड से भागेगी तो हैंड ब्रेक मार दो तो उचक जाएगी गाड़ी आपके। तो बेटर होगा कि जो आपका रेंज है उस रेंज में अपने आप को डिवाइड कर लो। आप मैथ्स और रीजनिंग में कवर करो ना चीजों को। आपको मार्क्स कितने चाहिए वो दिमाग में बैठा लो ना। प्री में पास होने के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 ही सब्जेक्ट है। यहाँ आपके आगे मैं तो कहता हूँ 15, रीजनिंग में आगे आपके 27 क्योंकि सबसे स्कोरिंग है, मैथ्स में आगे आपके 22। कितने मार्क्स हो गए आपके? पेपर टफ है मैं कहता हूँ, तब ये बात तो आ ही सकती है। कितना हो गए आपके? 64। नॉर्मली ये कट ऑफ जाता है, तो बहुत ज्यादा नंबर है क्या? ये 22 कितने में से लाए आप?
35 में से। 27 कितने में से लाए आप? 35 में से। 15 कितने में से लाए आप? 30 मार्क्स में से। ये कोई बहुत ज्यादा नंबर है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं? बहुत ज्यादा है क्या? बोलो। 35 में से 22 नंबर मैथ्स में बहुत ज्यादा है क्या? नहीं ना। नहीं। अगर ये 22 से गलती से 25 हो गया तो यहाँ 15 से 14 चल सकता है ना, 13-14। अगर यहाँ पे मतलब 27 35 में 27 की जगह 32 हो गया तो यहाँ पे 10 भी चल सकता है ना इंग्लिश में। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे आपका अगर 30 हो गया, मैथ अच्छी हो गई, 30 हो गया तो यहाँ कितना चल सकता है? या 8-9 मार्क्स भी चल जाएगा। बस कट ऑफ निकलना चाहिए आपकी कि 6-7 नंबर कट ऑफ जाता है इसका इंग्लिश का। तो कितने आना चाहिए आपके? 10 मार्क्स भी आ गए तो समझ लो निकल गए आप। मतलब इंग्लिश में 10 नंबर आ गए और इधर 30 आ गए, इधर 27 आ गए और इधर 10 आ गए तो भी निकल गए आप। आपको तो ओवरऑल में मार्क्स चाहिए होते हैं। सर एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते ना? हाँ, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ, एसबीआई में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने के बाद भी आपको मार्क्स तो लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पेपर ही ऐसा आता है कि सभी के मार्क्स आते हैं। इंग्लिश का पेपर इतना टफ नहीं आता है, ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, बस खाली कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कोई कस्टमर को टफ वर्ड है कि आपके नहीं है ना? आपने देखा ना, सारे वर्ड्स आसान वाले थे, बट कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था? या तो ग्रामेटिकली गलत जा रहे थे आप लोग, कई बार आप लोग जो है मतलब वर्ड्स में गलत हो जा रहे थे, कई बार चीजों को नेग्लिजेंस की वजह से गलत हो जाता है हमारा। तो वो रेंज लेके चलो। वर्नाकुलम मीडियम 15 to 20 इंग्लिश में, बस इंग्लिश मीडियम, बट इंग्लिश आती नहीं है 20-25। कॉन्वेंट से पढ़े हो आप, देन 25 to 30 के बीच में, क्योंकि आपको वहां पर कॉन्वेंट से पढ़े हो तो हो सकता है आपका मैथ वगैरह कमजोर हो, तो यहाँ पे 22-23 मार्क्स, तो इंग्लिश में आपको फिर आना चाहिए फिर 25-27 मार्क्स। कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा, कोई अगर सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा ना। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता है रीजनिंग, सबका होता है। यहाँ तो हर कोई 35 में 35 लाने वाले मेरे क्लास में कम से कम मान के चलो, अगर एक बार में एग्जाम देने के लिए कम से कम 150 बच्चे जाते होंगे हमारी क्लास के, 150-200 बच्चे। तो 200 बच्चों में से मुझे लग रहा है कम से कम 80 बच्चों के आते हैं 35 में 35 रीजनिंग में। मैथ्स में 31-32 तो भर के आते हैं। इंग्लिश में कह सकता हूँ कि इंग्लिश में आते हैं 20, 18, 17, कुछ मतलब जो है मतलब पूरे 200 में से अगर बच्चों की बात करूँ तो 200 में से बच्चे होंगे जिनके मार्क्स होंगे 27, 28, 29, या एक आध होगी जो 30 और 30 आया हो। तो इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज है, 100 to 100 मार्क्स नहीं मिलता जल्दी, हिंदी में भी नहीं मिलता, मराठी मीडियम में भी नहीं मिलता होगा। ठीक है, बट बाकी तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके। नहीं, यहाँ भी वही चीज है कि मैथ्स में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्या करना है, में कौन सा क्वेश्चन पजल को हाथ लगाना है, और कौन सा पजल देखते ही मना करना। नहीं नहीं, 2 लाइन पढ़ा, समझ में आ गया, कंफ्यूजन है, छोड़ दिया। तो ये करना और छोड़ना, ये जिसको आ गया वो निकल जाता है काम। और यही निकल गया, ये रीजन यही है कि पहली बार में छोड़ना और कौन सा करना ये समझ में नहीं आता है। या तो सब पे टिक मार देते हो या सब छोड़ देते हो। अभी समझ में आया नहीं आपको किस रेंज में पढ़ना है चीजों को? क्लियर है? हाँ सर। चलो अभी अगले बताओ क्या आएगा। कंटिन्यू टू 1/4 में क्या आएगा? कंटिन्यू टू सेल, सेल, कंटिन्यू टू सेल। आपका लोगों भी सेल था ना, सही है। कंटिन्यू टू सेल। और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? कंटिन्यू टू बाई या परचेज या इन्वेस्ट या बार्गेन। कहानी में क्या चल रहा था? बिफोर इट्स कंप्लीशन डज, विदाउट कंप्लीशन वेल नोन कंपनीज वुड कंटिन्यू टू, वेल नोन कंपनी क्या करते हैं? कंटिन्यू टू सेल, व्हाइल लेसर नोन कंपनीज और न्यू कंपनीज वुड डैश लिटिल चांस ऑफ एवर बिकमिंग सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल नहीं हो पाती मतलब क्या हुआ? मतलब खरीद नहीं पाती है। परचेज करने के लिए सक्सेसफुल होने क्या होता है? या बाई करने के लिए, या इन्वेस्ट करने के लिए, या बार्गेन करने के लिए। सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए रहता है? सेल करना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता ही है वहां पे, तो बाकी ऑप्शन वैसे ही कट जा रहे हैं आगे सेंटेंस पढ़ के। तो सेल इज द राइट आंसर। और उसके बाद फिर क्या होता है? कंपनीज वुड डैश लिटिल, और ऐसे भी देखो क्या होता है, आपको 2-3 चीजों और ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 1/4 में, 1/4 के पहले वर्ड कौन सा लगा है? टू। तो टू के बाद क्या आएगा? टू बाई, टू परचेज, टू सेल, टू इन्वेस्ट, टू बार्गेन, सब आ सकते हैं।
नहीं तो ये भी देखना पड़ता है टू के बाद क्या आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि कुछ और होता है, बॉट होता है या परचेज्ड होता है, तो नहीं आ सकता, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बट यहाँ पे पांचों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसने पे वो दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, सेल। और 105 में क्या आएगा, stand, वुड स्टैंड लिटिल चांस, मतलब कंपनी वुड स्टैंड, मतलब स्टैंड नहीं कर पाएंगे ना, वुड स्टैंड आएगा। वुड विजिट, प्ले, सी, लाइव, ये स्टैंड क्या आएगा, स्टैंड। स्टैंड नहीं कर पाएगी ना कंपनी, सी क्यों आएगा, सी किसने बोला था, आप खुद सोच के देखो सी कैसे आएगा, क्या लिखा था आंसर, कंपनी वुड सी लिटिल चांस ऑफ एवर बिकमिंग सक्सेसफुल, while lesser known companies or new companies would stand little chance। स्टैंड होगा ना, लिटिल चांस मतलब चांसेस कम होगा, सी लिटिल चांस मतलब क्या होता है, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा सेंस नहीं आएगा यहाँ पे। वुड स्टैंड मतलब स्टैंड नहीं कर पाई, बोलते ना कंपनी स्टैंड नहीं कर पाई, कंपनी स्टैंड नहीं कर पाई, कंपनी वुड सी। अब क्या सही लग रहा है आपको, बताओ आप क्या stand, आएगा यहाँ पे, stand. स्टैंड। स्टैंड। अभी समझ में आया आपको, Yes, sir. यस सर। चलो अब नेक्स्ट, और कौन सा पेपर था, और पेपर दिया है ना मैंने, 4 दिया है ना, इसमें एक था, दूसरा निकालो। हम्म, वो मेंस का पेपर है, प्री वाला पेपर निकालना। जो सेकंड लास्ट पेपर है वो निकालो, आईपीएस क्लर्क प्री प्रीलिम्स लिखा है, एक फॉर्मेटेड लिखा है, एक आईपीएस क्लर्क मेंस लिखा है, मेंस वाला मत निकालो, आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स लिखा है, वो निकालो। या एक काम करो, मेंस वाला निकाल लो, कह रहे हो तो मेंस वाला टफ पड़ेगा आपको, प्रीलिम्स निकाल लो, आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स निकाल लो। इसमें देखो दिया है क्लोज पैसेज, सर कौन सा बोला आपने निकालने? एक मिनट बता रहा हूँ, क्लोज पैसेज आया नहीं है। एक मिनट बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मेटेड वाला है ना, वो निकालो, फॉर्मेटेड लिखा है ना, वो निकालो आप। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स केम अबाउट, मिला आपको फॉर्मेटेड, आईपीएस का लिखा है ना, वो निकालो आप।
अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, मिला पैराग्राफ, मिला आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो इसको भरो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और बता दूं मैं आपको, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है ना, और ब्लैंक कितने हैं टोटल? 5 5 होगा, 6 नहीं होगा। 6 नहीं आता है, 5 आता है या 10 आता है? 5 है। कितने हैं? 5 ब्लैंक है। और पैराग्राफ कितना बड़ा है कि नहीं? अब इस केस में 2 ऑप्शन है। यदि आपके पास टाइम है, आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो पैराग्राफ को वही 1 मिनट में पूरा पढ़ना है, एक आपको सेंस मिल जाए। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर, सेकंड पेज नंबर पे है ना? नहीं, फिफ्थ, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, किस पे? 5th पे, sir. फिफ्थ पे, फिफ्थ, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18 to 23 देखो ना, 18 से 23। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18 to 23 मिला। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, यस म्यूजिकल यस इंस्ट्रूमेंट्स केम अबाउट। ओके, अब यहाँ पे आपको इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ 5 ब्लैंक भरने हैं, और आपके पास टाइम बाई चांस ऐसा हो जाए सिर्फ 1 मिनट बाकी है, क्या करोगे? आप तो हाथ भी नहीं लगा पाओगे, सब 1 मिनट बैठ के देख लेते हैं, जो होगा टाइम पास कर लेते हैं। नहीं, उस केस में आपको क्या करना है, ब्लैंक के आगे पीछे देखना है। पहले 18 ब्लैंक देखो, केम अबाउट डैश डिपेंडिंग। अब अबाउट के बाद कौन सा वर्ड ज्यादा सुटेबल है? केम अबाउट डेलिबरेट डिपेंडिंग, सिस्टमेटिक, कॉस्टली, रनिंग, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, अगला देख लेते हैं। क्रिएटेड, दैट वाज क्रिएटेड और डैश टू मेक म्यूजिकल साउंड्स, और डैश टू मेक, तो ऐसा वर्ड जो टू लगे आगे। कंसाइज टू मेक, एडेप्टेड टू मेक, प्रोहिबिटेड टू मेक, डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक, इमेज टू मेक। क्या सही लग रहा है आपको? Adapted. चलो, मैं कहता हूँ ये भी समझ में नहीं आया, अगला देख लेते हैं। 20 इंस्ट्रूमेंट्स हैव आल्सो डैश विद एवर चेंजिंग एप्लीकेशंस, ऑब्जर्व डैश, सबड्यूड, इवॉल्व, रिफाइन, सर्च, डिमिनिश्ड, नहीं समझ में आ रहा मुझे। 21 the musical devices have always dash pretty much on the material that were available to each civilization, क्या आएगा? Depended. ठीक है। 22, नहीं सॉरी 23 ना, 22। तो traditional in time, traditional poetry was dash alongside human noise makers and got rhythms. Traditional poetry was dash alongside human noise. Hmm? एटीन टू 22 ही है ना? ओके, 18 22 ही होगा ना, 5 ही चाहिए ना। 18 22 लिखा गलत है, 23 लिखा डायरेक्शन में, टाइपिंग एरर है, 22 होगा। तो कई बार क्या होता है कि हमको अगर एक एक लाइन पढ़ लेते हैं ना, तो हमको उसके बेस पे आंसर्स मिल जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, तो अगर 1 मिनट बचा हो तो आगे पीछे ग्रामेटिकल तरीके से आंसर अगर वो निकल रहा हो डायरेक्ट, तो लिखाने का, और नहीं लग रहा तो छोड़ देने का। अगर मैं जैसे अभी देख रहा हूँ ये पैराग्राफ थोड़ा टफ है, नहीं समझ में आया मेरे को, मैं छोड़ देता। लेकिन अगर थोड़ा भी मतलब अगर हिंट मिलता है कि हाँ इसके आंसर मुझे कंफर्म हो गया कि इसका आंसर यही होगा, बहुत आसान आंसर है इसका, तो मैं टिक मार के निकल जाता बाहर, तो 1 नंबर मिल जाता मुझे। समझ में आएगा नहीं आया? बट अभी जो पैराग्राफ था मैं छोड़ देता, एक भी टिक नहीं मारता। बट आप 2 3 जो आपने बोले ना, वो टिक मार के निकलते आप। अभी समझ में आया फेल होने का कारण क्या होता है? पास होने का तरीका मत सीखो, पहले फेल होने का कारण समझ लो, फेल क्यों होते हैं। क्योंकि हमको अगर 1 2 लगा कि हम टिक मार देते हैं, क्या जो आपने आंसर बोल रहे थे आपको कंफर्म था, 100% श्योर था कि आंसर वही होगा? बताओ आप मुझे, क्योंकि आपने पैराग्राफ तो पढ़ा नहीं था। वर यू श्योर अबाउट दैट? बोलो। whatever answers some people have told me right now, were you sure about that कि हाँ मैंने जो आंसर बोला सही था मेरा? बोलो। No, sir. आवाज आ रही नहीं आ रही? आप लोग कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। जा रही ना आवाज? हाँ, sir. हाँ आप सर। लोग श्योर था क्या? नहीं. नो। नहीं, तो नहीं श्योर था तो छोड़ देने का। समझ में आया आपको? जबरदस्ती टिक नहीं। ये पैराग्राफ पूरा करके बताओ क्या आंसर आएगा।
अभी 2020 का पेपर है ये, इस साल का पेपर है ये IPS क्लर्क का, प्री का। करो, सॉल्व करो। I'm giving you again 5 मिनट्स ही दूंगा मैं आपको, करके बताओ। हम दे 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 दे। सर को देखो, देखो तुम पी लो ना। तुम भाई
बना सकते हैं? अरे सर क्या बात है, कौन सा ये शुगर वाला ना? हाँ, मैंने दिया है पढ़ने के लिए।
हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ हो गया आप लोगों का? यस सर। हो गया, बताएं आप क्या आंसर आएगा। क्या आएगा पहले में? अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स केम अबाउट डैश। क्या है केम अबाउट? रैंडमली रैंडमली। रैंडमली। ओके, आप बताते जाओ, मैं आंसर लिखते जाता हूँ आपके हिसाब से क्या आ रहा है। क्या लगता है आप लोग कितने सही जाएंगे इस बार आपके? और जो नहीं आता है छोड़ा है या सब वो भी कर दिया है? नहीं सर मतलब आता एक वो ट्राई दिया थोड़ा। है, गलत रहा तो आप बता देना। नहीं, ट्राई किया है ना। हाँ, तो ये फेल होने के पहला लक्षण है ट्राई करना। ट्राई नहीं करना था, आप अपने आप को एनालिसिस करने सर की कोशिश करो एक आपके बार। सामने ट्राई करेंगे तो डाउट क्लियर होगा नहीं, ना, अपने एग्जाम में सामने ही नहीं आदत करेंगे। आदत होती है सर, हैबिट होती है। मेरे सामने ट्राई करोगे, एग्जाम में भी ट्राई करने की आदत डल जाएगी। आदत ही मत डालो ट्राई करने की, नहीं फालतू चीज की, गलत चीजों की आदत ही मत डालो। क्या आएगा आपके हिसाब से पहले वाले का? 18th ना? 18th क्या आएगा? रैंडमली रैंडमली। रैंडमली। 19th का? अडेप्टेड एडेप्टेड पक्का? सर छोड़ दिया है। छोड़ दिया है, गुड, किसी ने छोड़ा भी है। मैंने भी। ब्लैंक भी छोड़ा है, ठीक है, वेरी गुड। और इसमें इवॉल्व। और किसी का इवॉल्व। और किसी का आंसर? सर ये भी छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? ठीक है, इवॉल्व इवॉल्व तो लिख दिया मैंने। और कोई उसके आगे? 21? डिपेंडेंट डिपेंडेंट। अलाइन डिपेंडेंट ओके, मतलब किसी का डिपेंडेंट है, dependent, और किसी का अलाइंड है ना? ओके, और क्या है? डिस्प्लेड, डिस्प्लेड और अरेंज अरेंज अरेंज, रिमेम्बर। और रिमेम्बर्ड भी है। क्या बात है, तीसरा वाला मस्त था मतलब। मतलब 18th कौन सा नंबर था? ये कौन सा नंबर है? इसका आंसर क्या बता रहे हो आप? डी ना? डी है ना ये रैंडमली? हाँ, हाँ सर। डी है ना? एडेप्टेड कौन सा है? बी डी। इवॉल्व कौन सा है? बी हाँ, बी। डी है ये भी। हाँ सर बी है। हाँ ओके, ये 21 कौन सा है? डिपेंडेंट और अलाइन, दो ऑप्शन बोला आपने। डिपेंडेंट कौन सा है? सी सी। और ये अलाइन कौन सा है? डी डी। ओके, और ये कौन सा है? ए। ये कौन सा है? क्या है? ई ई। ओके, क्या सर बोल रहे बी। हो? ये डी है? हाँ डी ओके, डी है। और ये ई E। ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है पक्का गलत होगा आपका। यहाँ 50-50 चांस है। अब बाकी मुझे लग रहा है तीन सही हैं, तो आपके तीनों सही जाएंगे मुझे लग रहा है। नाउ टेल मी, पहले वाले का रैंडमली, देन दूसरे वाले का अडेप्टेड बोला आपने, तीसरे वाले का इवॉल्व, ठीक है, और चौथे वाले का क्या बोला आपने?
डिपेंडेंट या अलाइंड। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन came about dash depending on the available materials and in some cases by stimulus of the clamor of battle. The definition of a musical instrument is quite simple. It is an instrument that was created or dash to make musical sounds. पहले ये दो भर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट came about dash depending on available materials। मतलब क्या हुआ, मतलब अचानक से आया या मतलब ऐसे मतलब वो डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के सिस्टमेटिक तरीके से लाया गया, कॉस्टली मतलब बहुत केयरफुली लाया गया, एंग्जियसली मतलब बहुत टेंशन से लाया गया, या रैंडमली मतलब अचानक से चलाया, कैसा आया? रैंडमली। रैंडमली, बिल्कुल सही है आंसर आपका ये। नेक्स्ट क्या है, इन सम केसेस by the stimulus of the clamor of battle. The definition of the musical instrument is quite simpler. It is an instrument that was created or dashed to make musical sounds. और क्रिएट किया गया या फिर क्या किया गया, एडेप्टेड, है ना। और कोई ऑप्शन आपको लग रहा है सही है क्या, पहले वाले में या दूसरे वाले में? तो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ क्यों गलत है वो। केम अबाउट डैश, तो अबाउट के बाद कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है? केम अबाउट रैंडमली, एंग्जियसली, कॉशियसली। सिस्टमेटिक और डेलिब्रेट नहीं हो सकता, ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि केम अबाउट, अबाउट के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब कौन सा है, कॉशियसली, रैंडमली, एंग्जियसली, ये तीन ही एडवर्ब है जिसमें एल वाई लगा हुआ है। बाकी डेलिब्रेट नहीं होगा, डेलिब्रेटली होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए था अबाउट। केम अबाउट सिस्टमेटिकली या केम अबाउट डेलिब्रेटली, ऐसा आना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले दो ऑप्शन गलत हो गए इसलिए क्योंकि वहां पे एल वाई नहीं लगा हुआ है, मतलब एडवर्ब नहीं लगा है। जब केम अबाउट के बाद क्या आना चाहिए था, एडवर्ब आना चाहिए था। ये समझ में आया आपको? हेलो हाँ सर। सर। हाँ बोलो। सर इसमें एक डाउट है, इसमें कॉशियसली आ सकता है? हाँ, अब ये कॉशियसली बोल रहा हूँ तो देखो क्या यहाँ पे सेंस है कि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, कुछ रिसर्च के हिसाब से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स केम अबाउट कॉशियसली डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल मटेरियल्स। अवेलेबल मटेरियल्स पे कोई चीज कॉशियसली कैसे होता है? कॉशियस मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान पूर्वक, चिंता से, एकदम केयरफुली, वो सेंस आता है ना कॉशियसली, कॉशन के साथ। इतने Yes, sir. कॉशन के साथ मतलब जब चीजें अवेलेबल ही नहीं है तो कॉशन कैसे लोगे आप? आपको पता ही नहीं कौन सी चीज कैसे आएगी, कौन सी आवाज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे बनेगा, आपको पता ही नहीं है। हाँ, अवेलेबल समझा। रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है ना, तो ये कॉशियसली तो हो नहीं सकता। एंग्जियसली इतना भी टेंशन नहीं था कि हमें गाना सुनना ही है, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो एंग्जियसली हो नहीं सकता। रैंडमली एक ऑप्शन है, और डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक नहीं होते, तो ग्रामेटिकली गलत जा रहे हैं वो लोग दोनों। समझ में आया आपको? यस सर, हाँ समझा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? रैंडमली। Okay. Now the next one is was created or dash to make musical sounds. और मतलब was created or dash, या तो क्रिएट किया गया है या फिर क्या किया गया। तो क्रिएटेड क्या है, ईडी लगा हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो अगला वर्ड होना चाहिए वो भी ईडी वाला होना चाहिए। तो कंसाइज हो नहीं सकता, एडेप्टेड, प्रोहिबिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इमेंस नहीं हो सकता। तो जो वर्ड क्रिएटेड लिखा हुआ है और के बाद, मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना SPS, ये लिखा है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, और या एंड लगा हुआ है, तो एंड के पहले और एंड के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और के पहले भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या हो गया, यदि अगर आपका एंड और के पहले नाउन है तो और के बाद भी नाउन होगा, और के पहले यदि प्रॉपर नाउन है तो और के बाद प्रॉपर नाउन होगा, एंड के पहले यदि वर्ब होगा तो एंड के बाद भी वर्ब होगा, एंड के पहले अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और के बाद यदि मान लो अगर वर्ब का फर्स्ट, और के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा या नाउन का फर्स्ट फॉर्म लगा है, नाउन का मतलब प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन जो भी लगा हुआ है, सेम चीज और के बाद भी रिपीट होता है। अभी समझ में आया आपको? तो यहाँ पे अगर और के पहले क्या लगा हुआ है बताओ आप मुझे। क्रिएटेड, तो दैट वाज क्रिएटेड, दैट वाज क्रिएटेड के बाद क्या आएगा आगे, और के बाद क्या आना चाहिए वर्ड जिसमें ईडी लगा हो। तो आपका कंसाइज और इमेंस, ये दो वर्ड तो वैसे ही कट कर दो क्योंकि दोनों में ईडी नहीं लगा है।
तो ग्रामेटिकली ऐसा वर्ड आना चाहिए इसमें दोनों का वर्ब का मतलब कौन सा फॉर्म आना चाहिए। वॉच के बाद क्या लगा है, वॉच क्रिएटेड, तो वॉच के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पैसिव वॉइस में है, तो और के बाद जो वर्ड आना चाहिए वही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो थर्ड फॉर्म है क्या, इमेंस या कंसाइज? नहीं, कंसाइज होना चाहिए था या इमेंस्ड होना चाहिए था, ईडी लगना चाहिए था, दोनों नहीं है, दोनों हटा दो। अब आपको ऑप्शन बचा है अडेप्टेड, प्रोहिबिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, अडेप्ट मतलब होता है कोई चीज को ग्रहण कर लेना, अडेप्ट कर लेना मतलब उसको अपना लेना, उसके हिसाब से माहौल के हिसाब से ढल जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो क्रिएट किया गया था या उसको मना किया गया था, क्रिएट के साथ मना करते। और क्रिएट क्या है, पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? तो प्रोहिबिट क्या है, पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक और के पहले एक पॉजिटिव और के बाद एक नेगेटिव वर्ड हो सकता है क्या? मैं बोलूं प्ले और सिंग, तो समझ में आता है गाना गाओ या खेलो, दोनों हो सकता है। मैं बोलूं प्ले और राइट, वो भी हो सकता है, कि दोनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। मैं बोलूं प्ले और बीट, खेलो नहीं तो पिटो, ये चलेगा क्या? नहीं। समझ में आया ना आपको? तो जो भी दोनों वर्ड होने चाहिए समझिए पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया, प्रोहिबिट भी हट गया, प्रोहिबिटेड भी हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया प्रोहिबिटेड क्यों हटाया मैंने? यस सर। यस सर। अच्छा, अब क्रिएटेड और अब डिस्ट्रीब्यूटेड और एडेप्टेड, ये दो वर्ड बचे हैं मेरे पास। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वाज क्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक म्यूजिकल साउंड्स। तो या तो क्रिएट किया गया या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, या क्रिएट किया गया या एडेप्टेड वाज एडेप्टेड टू मेक म्यूजिकल साउंड्स। तो या तो क्रिएट किया गया है या उसको कहीं से सुना हुआ अडेप्ट कर लिया गया है, ऐसा आएगा। या क्रिएट किया गया है या कहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है टू मेक म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया या अडेप्ट किया गया है। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड में कंफ्यूजन है बस। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, अडेप्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी तीन ऑप्शन तो कट कर दिया मैंने, ग्रामेटिकली कट कर दिया, दूसरा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के थ्रू कट कर दिया। पैराग्राफ का सेंस क्या है वो भी देखना पड़ता है, पॉजिटिव पैराग्राफ है या नेगेटिव पैराग्राफ है। अगर नेगेटिव पैराग्राफ है सारे वर्ड नेगेटिव वाले आते हैं, अगर पॉजिटिव पैराग्राफ सारी बातें अच्छी अच्छी कही गई हैं तो आंसर्स भी सारे अच्छे अच्छे वाले होंगे, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अब आ जाओ 20 पे। अब ये बीच के अब जब भरते समय ना, पढ़ते समय एक बार पढ़ लिया आपने, अब भरते समय ये नहीं पढ़ने का, ये वाला कौन सा, it is important to remember that the history of the musical instrument dates back and beginning of human culture, this tells, ये सब नहीं पढ़ने का, एक बार पढ़ लिया उस समय जब पहली बार पढ़ा था। अब सीधे यहाँ पे आने का जहाँ पे 20 वाला है। Over time, cultures have developed the composition and performance of musical pieces for entertainment. Musical instruments have also dashed with ever-changing applications. Have also क्या किया? Musical instruments have also evolved, refine होगा क्या? Refined होना चाहिए था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव आल्सो बीन रिफाइंड होना चाहिए, रिफाइंड होना चाहिए, बताओ पहले ईडी आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए? कौन सा वर्ड आएगा, ईडी वाला आएगा या रिफाइंड या सर्ज आएगा? रिफाइंड और सर्ज, रिफाइंड और सर्ज मैंने ग्रामेटिकली हटा दिया सीओडी ऑप्शन को, क्योंकि आ ही नहीं सकता, क्योंकि ईडी वाला ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हैव आल्सो, और हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव आल्सो, आल्सो तो समझ लो जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडवर्ब भी बीच में लगाया जा सकता है, बट हैव के बाद क्या आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव, तो हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा नहीं आएगा? हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं आता है? यस। तो हमें लग रहा था सर्ज भी आ सकता है, बट सर्ज होता तो आ सकता था, डी होता उसमें, तो रिफाइंड हो सकता था, बट रिफाइन और सर्च तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, जबकि हमारे पास हैव के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन बचा हमारे पास सबड्यूड, इवॉल्व या डिमिनिश्ड। और सबड्यूड और डिमिनिश्ड ये दोनों नाम से लग रहा है। सब मतलब क्या होता है, नीचे वाला, और डिमिनिश मतलब क्या होता है, डिम मतलब क्या होता है, नीचे वाला। नेगेटिव वर्ड है दोनों, तो ये दोनों नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकते। यहाँ पे जो सेंस आ रहा है पॉजिटिव वर्ड का आ रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव डैश विद एवर चेंजिंग एप्लीकेशंस। इट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज बढ़ने की बात की जा रही है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा हमारे पास, कौन सा, इवॉल्व। अभी समझ में आया मैंने बाकी ऑप्शन कट करना, ये कट करना सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे कट किए जाते हैं? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर इतनी लंबी चौड़ी पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन पहली बार पढ़ना, दूसरी बार नहीं पढ़ना। अब सीधे कहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। रिसर्चर्स who have been interested in the physics of instruments believe that musical devices have always, यहाँ भी have लगा है, have always dash pretty much on the material that were available to each civilization. क्या आएगा यहाँ पे,
हैव ऑलवेज के बाद बताओ मुझे, हैव ऑलवेज रिलेटिवली हो सकता है क्या? एलवाई लग सकता है, एडवर्ब आएगा? नहीं। नहीं आएगा। नहीं। तो है पहले ही हटा दो वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हैव ऑलवेज, सस्पेक्टेड, डिपेंडेंट, अलाइंड और सस्टेन्ड। ये चारों हो सकते हैं क्योंकि ईडी लगा हुआ है चारों में। ये चारों ऑप्शन में से हो सकता है, ग्रामेटिकली चारों सही है। अब हमें देखना पैराग्राफ के हिसाब से, यहाँ सस्पेक्टेड है क्या ऑप्शन, मतलब हैव ऑलवेज सस्पेक्टेड। इंस्ट्रूमेंट बिलीव, अब बिलीव के साथ सस्पेक्ट कैसे होता है? बिलीव मतलब होता है विश्वास करना और सस्पेक्ट मतलब होता है शक करना। तो दो अलग अलग चीजें एक ही लाइन में कैसे आ सकती है? तो क्योंकि बिलीव लिखा हुआ है इससे सस्पेक्ट तो अलग हट गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर एक तरफ आप बोल रहे हो विश्वास है और दूसरा बोल रहे हो नहीं विश्वास नहीं है, दोनों बातें नहीं हो सकती ना, या तो विश्वास है या विश्वास नहीं है। तो जब बिलीव कर रहे हो सस्पेक्ट कैसे आएगा? तो यहाँ बात वो खत्म हो गई। तो फिजिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिलीव दैट म्यूजिकल डिवाइसेस हैव ऑलवेज, अब आपको बचा है सस्टेन्ड, अलाइंड और डिपेंडेंट। ऑलवेज, डिपेंडेंट, प्रीटी मच ऑन। तो डिपेंडेंट ऑन, प्रीटी मच छोड़ दो। डिपेंडेंट के बाद जो अगला जो वर्ड आ रहा है ब्लैंक के बाद वो कौन सा आ रहा है? ऑन। प्रीटी मच तो वो एडवर्ब जोड़ दिए गए, प्रीटी मच ऑन। तो डिपेंडेंट ऑन होता है, अलाइंड ऑन होता है या सस्टेन्ड ऑन होता है? किसके साथ ऑन जुड़ता है? ऑन किसके साथ लगता है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अभी समझ में आ रहा है कैसे निकाला मैंने? मैं पूरा कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे ढूंढ रहा हूँ आगे पीछे। ये चीज आपको भी करना है एग्जाम में। ब्लैंक के बाद आपको बताना है, डिपेंडेंट के बाद ऑन आता है, अलाइन के बाद ऑन आता है, सस्टेन के बाद ऑन आता है, क्योंकि ऑन लगा है ना, प्रीटी मच ऑन। तो प्रीटी मच तो एडवर्ब जोड़ दिया, एडिशनल प्रीटी मच हटा दो तो भी सेंटेंस बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? बताओ। हैव के बाद ऑलवेज हटा दो तो भी बनेगा ना? हैव डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स दैट वर अवेलेबल टू सिविलाइजेशन। डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स होगा ना? यस सर। डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल्स या सस्टेन ऑन द मटेरियल्स या अलाइन ऑन द मटेरियल्स? बताओ आप मुझे। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप लोग? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? डिपेंडेंट ऑन क्यों होगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। ओके, तो डिपेंडेंट ऑन राइट आंसर, अलाइन गलत हो गया, तो इज द राइट आंसर। चलो अब लास्ट बचा है, लास्ट में क्या आएगा? अगला क्या है? ओके, फिर अब यहाँ पे सीधे यहाँ पे आ जाओ। इन द अदर वर्ड्स, पीपल वर्क विथ what they had in time. Traditional poetry was dashed alongside human noise makers and got rhythms born, to them. बाकी आगे पढ़ना भी नहीं है हमको। यहाँ पढ़ो क्या है? In other words, people worked with what they had, जो उनके पास था उसे उन्होंने काम चलाया। in time, टाइम के साथ। ट्रेडिशनल पोएट्री, जो परंपरागत जो पोएट्री थी हमारी, जो कविताएं वगैरह होती थी, was dashed alongside human noise makers and got rhythm। और उसके साथ क्या होता था साथ में? अब यहाँ पे सेंटेंस तो ग्रामेटिकल ठीक है, कहानी समझ में। ट्रेडिशनल पोएट्री वॉज के बाद क्या आएगा? वॉज, डिस्प्लेड, रिसाइटेड, एलोबरेटेड, अरेंज्ड, रिमेम्बर्ड। तो एलोबरेट लिखा, एलोबरेटेड नहीं लिखा। तो एलोबरेट तो पहले ही हटा दो फुर्सत में, ईडी नहीं लगा उसके अंदर, वो तो आएगा ही नहीं कि वॉज के बाद ईडी वाला वर्ड आएगा। समझ में आएगा नहीं आया? हाँ सर। तो एलोबरेट किसी ने आंसर बोला था क्या? नहीं बोला था, तो अच्छी बात है। चलो इतना तो ग्रामर समझ में आया आपको कि नहीं आएगा। अब आपके पास बचा क्या ऑप्शन? डिस्प्लेड। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई डिस्प्ले करने वाली बात है क्या? कि ट्रेडिशनल पोएट्री वाज डिस्प्लेड अलोंगसाइड ह्यूमन साइड। कहाँ डिस्प्ले हुआ था? तो डिस्प्ले तो नहीं है यहाँ पे। अरेंज और रिमेम्बर्ड, तो अरेंज, तो ट्रेडिशनल पोएट्री वाज अरेंज अलोंगसाइड ह्यूमन। तो अरेंजमेंट है क्या कोई यहाँ पे? कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट जैसी बात कहानी के हिसाब से है क्या? कुछ अरेंजमेंट नहीं है। वाज रिमेम्बर्ड, चलो। इन टाइम ट्रेडिशनल पोएट्री वाज रिमेम्बर्ड अलोंग ह्यूमन साइड मेकर्स एंड गॉट रिदम्स टू देम। अब ये रिमेम्बर वाली बात एक आ सकती है डाउट में, और दूसरा आ रहा है क्या? रिसाइटेड। रिसाइटेड। अब मुझे बताओ, ट्रेडिशनल पोएट्री क्या करते हैं हम लोग? रिसाइट करते हैं या रिमेम्बर करते हैं? थोड़ा सा दोनों करते हैं। बचपन में पोएम याद करवाते थे और बचपन में पोएम रिसाइट करते थे, बट अलोंग विद ह्यूमन नॉइज मेकर्स, है ना? ह्यूमन नॉइज मेकर्स गॉट रिदम्स। तो रिदम्स मिला, तो रिदम कैसे मिलेगा? याद करके मिलेगा उनको रिदम,
नॉइज मेकिंग करके या रिसाइट करके मिलेगा? रिसाइट करके सर। रिसाइट करके मिलेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? रिसाइटेड। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तीसरे तीनों गलत है ये, ना डिस्प्ले हुआ, ना अरेंज हुआ, ना रिमेम्बर हुआ। क्या आएगा? रिसाइटेड। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें जो मैं आंसर बता रहा हूँ? लास्ट वाला पे। लास्ट वाले पे क्या दिक्कत है बताओ? आपको कौन सा आंसर लग रहा सही है? मैं बताता हूँ क्यों गलत है। आपको कौन सा आंसर लग रहा है स्ट्रांगली? रिमेम्बर्ड लग रहा है। रिमेम्बर्ड लग रहा है। ओके चलो मैं बताता हूँ आपको। इन टाइम ट्रेडिशनल पोएट्री वाज, आप बोलो रिमेम्बर्ड अलोंगसाइड ह्यूमन नॉइज मेकर्स। मतलब जो ह्यूमन जो दूसरे जो आवाजें निकालते थे, साथ साथ पोएट्री भी वो लोग क्या करते थे? याद करते थे। ठीक है। एंड गॉट रिदम्स, और याद करना था, एंड गॉट रिदम्स टू देम। किसको रिदम दिया उन्होंने? पोएट्री को। तो रिदम देने के लिए आपको गाना गाना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा? अब बताओ। और आगे देखो, अभी और समझ में आएगा। अगेन देयर इज नो एग्जैक्ट डेटा टू बैक दिस अप। मतलब इसको बैकअप करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा डेटा नहीं है हमारे पास। सो नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन द फर्स्ट सॉन्ग वाज बॉर्न। पहला गाना कब पैदा हुआ था, मतलब पहला गाना कब गाया था किसी ने? तो गाया था ना। बॉर्न मतलब क्या बना? बॉर्न मतलब बॉर्न पैदा होना होता है, या गाया था पहले गाना? क्या सेंस में यूज किया गया है? गाया था। कभी समझ में आया क्यों आएगा रिसाइटेड ज्यादा बेटर ऑप्शन क्यों है? कोई डाउट है यहाँ पे अभी भी? और अगर इतना ही डाउट था तो ये क्वेश्चन छोड़ने में क्या? रिसाइटेड का मतलब? रिसाइट मतलब पोएम रिसाइट करते हैं ना, मतलब उच्चारण करना, चैंटिंग करना होता है ना। मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, चैंटिंग करते हैं। तो रिसाइट करना मतलब क्या होता है? सुनाना। जब जो मंत्र होते हैं वो रिसाइट करते हैं या फिर चैंट करते हैं। जो भजन जो होता है वो रिसाइट करते हैं, या पोएम रिसाइट करते हैं, सॉन्ग को रिसाइट करते हैं, गाना गाते हैं। और बाकी क्या होता है? चैंटिंग मतलब क्या होता है? मंत्र पढ़ना, बार बार रिपीटेशन वाला जो होता है, दैट इज कॉल्ड चैंटिंग। एक ही चीज को बार बार बोलता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो बार बार बोलते हैं, क्या होता है? चैंटिंग कहलाता है वो। चैंटिंग मतलब मंत्र उच्चारण करना। और रिसाइट करना मतलब क्या होता है? जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या कर रहे हैं हम लोग? ये पोएम क्या कर रहे हैं? रिसाइट द पोएम। रिसाइट मतलब क्या होता है? गाना। रिसाइटिंग द पोएम। पोएम रिसाइट किया जाता है कभी भी। तो यहाँ पोएट्री था, तो पोएट्री के साथ क्या होता है? पोएट्री वाज रिसाइटेड अलोंग विद। तो पोएट्री रिसाइट की जाती है। रिसाइट मतलब क्या होता है? गाना गाना। कभी सुना नहीं आपने रिसाइट? बहुत नॉर्मल वर्ड है रिसाइटिंग, रिसाइटिंग द पोएम। हाँ, रिपीट अलाउड, तेज तेज बोलना। मतलब रिसाइट करना मतलब बोल के सुनाना कोई चीज को, दैट्स कॉल्ड रिसाइटिंग। और चैंटिंग मतलब क्या होता है? कोई एक ही पर्टिकुलर स्टैंजा या लाइन या बात को बार बार दोहराना। बोलता है क्या मंत्र पढ़, मंत्र की तरह चिल्लाया जा रहा है, एक ही चीज को 10 बार बोल रहा है। तो मंत्र उच्चारण मतलब बार बार एक ही चीज रिपीट करना। और रिसाइट करना मतलब होता है कोई चीज गा के सुनाना। जैसे हमारे स्कूल में टेबल पढ़ाते थे मैथ्स के टीचर, तो बच्चों को खड़ा करके बोलते हैं रिसाइट द टेबल। जबकि होता था कि मतलब टेबल पढ़ के सुनाओ, रीड द टेबल, मतलब आपका 2 1 2 2 4। लेकिन हमारे स्कूल में क्या करते थे? रिसाइट करवाते थे, 2 1 2। तो ये क्या हो गया? रिसाइटिंग तरीका, रिदम आ जाता उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? ताकि बच्चों को मजा आए और बोलने में अच्छा लगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगली बार टेबल कैसे गाओगे आप? 9 1 9 ऐसा। ठीक है चलो। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट। समझ में आया आप लोगों को कैसे क्लोज पैसेज को सॉल्व किया जाता है? यस सर। थोड़ा आइडिया हो गया एग्जाम के हिसाब से? हाँ सर। ओके देन लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं बाकी का।